नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर आधारित है मौलिक अधिकार पर। क्या भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है उसके बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। इस लेक्चर में हम मौलिक अधिकार के विशेषता जानेंगे, भारतीय संविधान सभा का क्या सोच था उस समय जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, और उसके साथ साथ में आर्टिकल 12 और 13 अर्थात आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकार के लिए उसके बारे में भी जानेंगे, और आर्टिकल 13 के बारे में समता का अधिकार अगले लेक्चर में हम देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, वो सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। मूल अधिकारों का अर्थ। तो मूल अधिकारों की पूर्णतः निश्चित विशेषता कोई नहीं है दोस्तों। संभव अर्थात निश्चित विशेषता बताना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विविध विविध या भिन्न भिन्न देशों में उनकी प्रकृति जो है भिन्न भिन्न है। मोटे तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे शब्द है एक, जैसे आप जान लीजिए, ये भित्र भित्र देशों में अलग अलग है इसकी प्रकृति। तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इंडिया में मौलिक अधिकार जो है वो कोई भी नागरिक जो है उसे त्याग नहीं सकता है, लेकिन अमेरिका में यही चीज़ें क्या है, मौलिक अधिकार, वहाँ का संविधान हर व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि आप मौलिक अधिकार को भी त्याग सकते हैं, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकता है, रिस्ट्रिक्शन है। मोटे तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था, अब एक एक करके देख लेते हैं इसकी विशेषता। पहली विशेषता, मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है। क्यों दिया गया है इसका नाम? क्वेश्चन ये उठता है कि इसे मूल ही अधिकार क्यों कहा गया। तो दोस्तों मूल अधिकार इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। किन्हें? तो मूल अधिकार को हमारा संविधान गारंटी और सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। अर्थात यही हमारे भारत का राष्ट्र कानून बनाने का सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, अर्थात चहुमुखी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये चौमुखी होता है, के लिए भी आवश्यक हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों भौतिक ये चीज़ें शब्द है चौमुखी, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो हम बात कर लेते हैं भारत के संविधान के भाग 1 में भारत और उसके राज्य संघों का उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य संघों का उल्लेख। भाग 2 में जो उस भारत के राज्य क्षेत्र में व्यक्ति रहेगा उसे नागरिकता दी गई है। और भाग 3 में जो नागरिक हैं भारत में हैं, जो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो या नहीं हो, फिर भी अगर वो एक व्यक्ति है, प्राणी है, तो उसे कुछ ना कुछ अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। जैसे अभी बात कर लेते हैं दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता जो है वो किसे? हर व्यक्तियों को दिया गया है, भारतीयों को भी दिया गया है, और इसके साथ साथ में किसे? जो भारत के नागरिक नहीं है, अर्थात जो विदेशी भी यहाँ के आके रह रहे हैं, उनको भी दिया गया है क्या? मौलिक अधिकार। जैसे विदेश के राजदूत जो यहाँ पे भारत में नियुक्त हैं उनको भी मौलिक अधिकार, दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। और उनके और क्या दिया गया है? ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 तक के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। क्या? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच तक इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार में 6 भाग हैं। क्या? 6 भाग हैं। तो एक एक भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम मौलिक अधिकार के पर्चों को जानेंगे और 12 और 13 आर्टिकल 12 और 13 के बारे में भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं चौमुखी विकास। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे भारत की जो दशा था, सामाजिक और आर्थिक दशा जो था, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो दशा था वो बहुत कमज़ोर था। भारत उस समय गाँव का देश था। क्या? गाँव का मैक्सिमम जो उस समय गाँव थे दोस्तों, और वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के क्या रूढ़वादिता फैला हुआ था, जैसे छुआछूत की रूढ़वादिता और जात पात कठोर होना, इसके साथ में
शिक्षा अर्थात गरिमापूर्ण जीवन के लिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखना। इसके साथ साथ में धर्म धर्म प्रमुख चीज़ें व्याप्त होना, जैसे मुगल काल में मुस्लिम धर्म का अधिक ज़्यादा, यानी कि मुस्लिम धर्म को राजकीय धर्म माना गया मुगल काल में। तो इन सभी को त्याग करके, अर्थात इन सभी उपाधियों का अंत, मुगल काल में लोग बड़ी बड़ी उपाधियां लेते थे, उनका अंत दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को, संस्कृति, अब जो भारतीय संस्कृति है उसको बचा के हम कैसे हम आगे, हर व्यक्ति जो मान लीजिए कोई जनजाति है वो पुरानी संस्कृतियों को लेकर चल रहा है, तो उसकी संस्कृति को ठेस न पहुँचे, तो उसका भी प्रावधान हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। तो सभी चीज़ों के विकास के लिए, अर्थात चौमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में। आगे बात कर लेते हैं और क्या है, और दोस्तों है चीज़ें, मूल अधिकार। मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति को मर्यादित नहीं करते हैं, बल्कि विधानमंडल की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। मर्यादित का अर्थ होता है दोस्तों नियंत्रण करना। क्या नियंत्रण? तो मर्यादित या नियंत्रण एक ही शब्द है। तो कार्यपालिका की शब्द, चाहे वो संसद की कार्यपालिका हो या विधानमंडल की कार्यपालिका हो, उन दोनों को, उनकी शक्तियों को कौन नियंत्रण करता है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार नियंत्रित करता है। अगर वो कोई ऐसा नियम बनाते हैं तो वो समाप्त हो सकता है अगर आप न्यायालय के पास जाते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि बनाती है, क्या कोई विधि बनाता है क्या? अगर विधायिका या कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 से लेके 35 तक जो दिया गया है, अगर उनका हनन हो रहा है तो वो जो विधि है उसे शून्य कर दिया जाएगा। क्या? निष्प्रभावी या शून्य माना जाएगा, जहाँ तक वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो उल्लेख हुआ है, अगर उनका क्या बोलते हैं हनन कर रहा है तो उसे 0 कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। उसका मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन क्या दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शेष कानूनी या विधिक अधिकारों के मामलों में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका अर्थ यहाँ पे हम ये निकालेंगे दोस्तों कि अगर हम मौलिक अधिकार में हमें कोई संशोधन करना है तो हमें आर्टिकल 368 के माध्यम से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में ही संवैधानिक संशोधन के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, तो हम जो मूल अधिकार का संशोधन करेंगे किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, दिमाग में छाप लीजिए। दो प्रकार के दोस्तों क्या होते हैं संविधान संशोधन? एक होता है क्या? एक होता है साधारण संशोधन, एक होता है विशेष संविधान संशोधन। जो विशेष संविधान संशोधन होता है उसमें क्या होता है? 368 का प्रयोग होता है। साधारण संविधान संशोधन जो होता है उसमें 368 संविधान के आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। क्या ये क्वेश्चन पूछता है मूल अधिकारों का उल्लेख कहाँ हुआ? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों के बीच में? तो मूल 12 से लेकर 35 के बीच में उल्लेख हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत संविधान के भाग 3 को मैग्ना मार्टा भी कहा जाता है। क्या? मैग्ना मार्टा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लीजिए। मैग्ना मार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। तथा अगर और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी बुक में आज तक आप देखे नहीं होंगे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 तथा आर्टिकल 21 को सामूहिक रूप से मूल अधिकार की स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है, अर्थात गोल्डन ट्रायंगल। इंग्लिश में इसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस भाग को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, तो किसे, या स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जानते हैं, तो तीसरे भाग को। क्या? तीसरे भाग को। ठीक है क्या दोस्तों? भाग तीसरे के, संविधान के भाग तीसरे के आर्टिकल 14, 19 और 21 अगर पूछे अनुच्छेद में, तो 14, 19, 21 का अगर साथ में एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज भारतीय संविधान के भाग 3 के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 14 में क्या है? तो समता का अधिकार। भाग 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 21 में दोस्तों, भाग 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये 3 अधिकार क्या है? जीवन जीने के और शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाग 21, आर्टिकल 21। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का कहाँ पे उल्लेख हुआ है? ये उल्लेख हुआ है हमारे भारतीय संविधान के
भाग 3 में दोस्तों, तो ये 3 चीज़ों का है, अर्थात हर व्यक्तियों को समानता दिया जाएगा किस प्रकार का, और उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। 19 में स्वतंत्रता 5 प्रकार की, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे अगर इन चीज़ों को सामूहिक रूप से मिला देते हैं तो हर एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो स्वर्णिम हो जाता है। क्या स्वर्णिम हो जाता है, यानी कि वो सुनहरा हो जाता है। तो और बात करते हैं, अगर यही छीन लिया जाए तो उसका जो विकास होगा वो धूमिल हो जाएगा, या वो उसका विकास या ग्रोथ कम होने लगेगा। और बात करते हैं, क्वेश्चन आगे है, सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। तो ये कोटेशन में जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिया रहता है, और ऑप्शन फिर 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, ISPCS में ऐसे पूछता है। तो ऐसे कोटेशन में दे सकता है पहला कि सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं है। उदाहरण, उपभोक्ता अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 301 में, अर्थात ये एक कानूनी अधिकार है। क्या कानूनी अधिकार है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में दे सकता है ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन से कानूनी अधिकार है। तो उपभोक्ता का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, वाणिज्य एवं व्यापार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वाणिज्य और व्यापार अर्थात कहीं भारत के किसी भी देश कोने में आप वाणिज्य और व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब जो अधिकार हैं क्या हैं, किस प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों, तो ये कानूनी अधिकार हैं। और मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। उसका स्वरूप अर्थात उसका जो रूप है वो प्राकृतिक अधिकारों अर्थात नेचुरल राइट की तरह भी हो सकता है, और सामान्य कानूनी अर्थात विधिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है। तो ये सब दिमाग में अपने ठूंस लीजिए। ये मूल अधिकार नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके साथ साथ में ये इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो स्वरूप होता है वो प्राकृतिक रूप में भी हो सकता है, और सामान्य कानून या विधि अर्थात अधिनियम के रूप में भी देखने को मिल सकता है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, इन अधिकारों के अलावा भारत संविधान के भाग 3 में शामिल शेष अनुच्छेदों सम्मिलित का परिचय इस प्रकार है। आर्टिकल जैसे 12 में भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में 13 में पूर्व या संविधान पश्चात, संविधान के पूर्व या संविधान के पश्चात में जो विधि अर्थात संविधान अधिनियम बनाए गए हैं उनके मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की जो शक्ति है उसे आर्टिकल 33 में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों, सूचना आसूचना संगठनों आदि की क्या है दोस्तों, सीमित करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 34 जो है सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। आर्टिकल 35 में भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु विधि का बनाने की शक्ति है। तो ये सब दोस्तों दिया गया है। और बात कर ले, अब आर्टिकल 12 के बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्टिकल 12 क्या, आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 12 की जो परिभाषा है वो क्या है, राज्य की परिभाषा है। और ये राज्य की जो परिभाषा है दोस्तों, ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ही लागू होता है। क्या आर्टिकल 12 में से लेके जो 35 तक जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य की परिभाषा इसी पर ही लागू होता है। और बाकी चीज़ों पर जो राज्य हैं, जैसे आर्टिकल 1 में जैसे भारत राज्यों का संघ होगा, उनमें जो राज्य का जो अर्थ है वो अलग है, और जो मूल अधिकार में जो राज्य शब्द है इसके शब्द के अर्थ अलग हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक एक करके। तो इसमें क्या लिखा गया है, इस भाग में क्या लिखा गया है दोस्तों, देख लीजिए। तो कह रहा है जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार आते हैं। तो यहाँ जो शब्द हैं दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शब्द दिए गए हैं पहले इनका अर्थ आप समझिए क्या क्या है। जैसे इसको हम डिकोड करें तो जो पहला इसमें शब्द आप जो देखते हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। ठीक है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, अर्थात जो विधि कानून जो भी बनाया जा रहा है वो अन्यथा अगर अपेक्षित नहीं हो रहा है, कौन सा राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, तो इस राज्य की यानी कि जो परिभाषा है, इस राज्य में जो
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो राज्य की परिभाषा है, तो कौन कौन से आते हैं उस राज्य में। तो इस राज्य के अंतर्गत जो क्या क्या आते हैं, भारत की सरकार आता है, संसद आता है, इसी यानी भारत की जो सरकार है उसे एक राज्य माना गया है। ठीक है, कहाँ, मौलिक अधिकार में। संसद को भी एक राज्य माना गया है, कहाँ, मौलिक अधिकार में। राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार जो है उनको भी एक क्या माना गया है, राज्य माना गया है। विधानमंडल जो है उनको भी एक राज्य माना गया है। ठीक है, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर क्या, या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय जैसे PWD, नगर निगम, ये सब, और अन्य प्राधिकार, ये सब क्या है दोस्तों, एक राज्य हैं। क्या, एक राज्य है किसके लिए, मौलिक अधिकार के लिए। ये सभी क्या है, एक राज्य हैं। अर्थात इनमें क्या है, जो सभी 6 दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, धर्म जाति लिंग अस्पृश्यता, इन सभी का प्रतिषेध करना, अस्पृश्यता का अंत करना दोस्तों, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता देना, और उसके साथ साथ में अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो इन सभी जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, ये किन पे लागू होते हैं, तो ये भारत के संविधान अर्थात समता का अधिकार जो है, ठीक है, जहाँ जहाँ जो अवसर का समता होगा। तो जैसे भारत के सरकार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे असमता आप दिखाएं, क्योंकि ये एक राज्य माना गया है। तो यहाँ पे जितनी भी नियुक्तियाँ होगी वहाँ पे सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। क्या, समान अवसर दिया जाएगा। जो जैसे आर्टिकल 16 में जो दिया गया है नौकरी का आरक्षण से संबंधित, आर्टिकल 15 जो महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कहाँ पे लागू होगा, तो भारत के सरकार पर लागू होगा, उसके संसद पर लागू, क्योंकि उसे एक राज्य माना गया है। तो राज्य के अंतर्गत यही सब आते हैं। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है इस अनुच्छेद के अनुसार, अर्थात अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य जो शब्द है, राज्य शब्द के अंतर्गत निम्न निकाय आते हैं या निम्न बॉडी आते हैं। क्या क्या शामिल किया गया है, भारत की सरकार व संसद फर्स्ट, दूसरा है सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, और चौथा है अन्य प्राधिकारी। तो इसमें आप समझ रहे होंगे दोस्तों, पहला और दूसरा समझने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये आसानी से आप समझ जा रहे हैं कि इस बॉडी को, क्योंकि अगर आप एक बॉडी के रूप में जैसे देखें, भारत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, इन सभी को एक बॉडी के रूप में देखें, ठीक है, एक विभाग के या निकाय के रूप में देखें, तो जो निकाय है क्या है, एक राज्य की परिभाषा के रूप में दिया गया है। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये लोग आते हैं, इन्हीं को राज्य माना गया है। ठीक है, जैसे तो इनको पहला और दूसरा समझने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि स्पष्ट है इसमें कौन कौन से, जैसे आपको चुनाव में लड़ने वाला जो अधिकार दिया गया है, ठीक है, उससे संबंधित, और वहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो अधिकार हैं वो सब। लेकिन तीसरा अस्पष्ट थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारी किसे आप मानेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या कि उन्हें हम राज्य माने। तो लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल अथॉरिटी, जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी राज्य ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी समानता का अधिकार लागू होगा, स्वतंत्रता का अधिकार लागू होगा, जीवन जीने की स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकारों को यहाँ इस बॉडी पर अर्थात इस राज्य पर हम लागू करेंगे। अन्य प्राधिकार, यही शब्द यहाँ पे जो है सबसे भ्रामक है, ये अस्पष्ट है, और इस शब्द का समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या भी किया है दोस्तों। क्या, इसी शब्द का, अर्थात अन्य प्राधिकार सिर्फ हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 में बस इतना ही दिया है, अन्य प्राधिकारी। क्या, अन्य प्राधिकारी, तो अदर अथॉरिटी किसे हम माने। ठीक है, तो एक पैरामीटर सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कुछ अपने निर्णय देकर एक पैरामीटर फिक्स किया है, उसी के आधार पर हम जानते हैं क्या बोलते हैं
राज्य किसे माना जाएगा, किसे राज्य नहीं माना जाएगा। जैसे दोस्तों अभी बीबीसीआई वाला कुछ साल पहले, एक साल पहले घटना घटित हुआ था कि बीबीसीआई को क्या माना जा 2019 की बात है, फिर उसके बाद इसे बीबीसीआई बहुत उठापटक चल रहा था, तो बीबीसीआई को भी एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे भी मौलिक अधिकारों से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जैसे नौकरी में संबंधित और महिलाओं बच्चों का महिलाओं और बच्चों को उन्नति के लिए अधिकार, महिला और शोषण से विरुद्ध अधिकार, अपृष्टता कांत, इन सभी चीज़ों की जो व्याख्या है, ये सभी चीज़ें किस पे लागू होंगी, बीबीसीआई पर भी अब लागू होंगी। तो अन्य प्राधिकार देख लेते हैं, इसका विस्तृत चर्चा किसे कहेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर क्या करता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर क्या करता है, इसका व्याख्या भी करता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इनका, जैसे पहले चारों को। तो सबसे पहले भारत की सरकार और संसद के अंतर्गत किसी बॉडी, जैसे इसके अंतर्गत मंत्री जो आते हैं भारत सरकार में, क्या क्या, सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना और तमाम जाहिर क्षेत्र संस्था जैसे पीएसयू, ठीक है, सभी ये सब भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है, राज्य है, और यहाँ पे मौलिक अधिकार लागू होगा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन जीने के स्वतंत्रता, संस्कृति को, इन सभी को लागू होगा। यहाँ पे एक राज्य, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति और सभी सदस्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून, ये सभी क्या है दोस्तों, ये संसद के अंतर्गत, अर्थात ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी राज्य हैं मौलिक अधिकार के लिए। राज्य सरकारों में क्या क्या रखा गया है, तो देख लीजिए, राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वहाँ काम करते सभी लोग, बनाए हुए नियम आदि, जो नियम है, विधि, ये सभी विधि को भी राज्य माना जाता है। क्या, विधि को भी राज्य का दर्जा दिया जाता है, विधि को राज्य का दर्जा दिया जाता है। और क्या क्या दोस्तों, राज्य विधानमंडल में तो राज्य विधानसभा परिषद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित कानून या कोई पत्र, डॉक्यूमेंट, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, एक राज्य है। आगे बात कर लेते हैं। अब चौथा जो है अन्य प्राधिकार, जो हम बात किए थे, तो सबसे भ्रामक अगर बात करें तो यही है, क्योंकि इसका स्पष्ट आप अर्थ नहीं निकाल सकते, स्पष्ट अर्थ नहीं निकाल सकते। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न कसौटियाँ शामिल किया, अर्थात समय समय पर निर्णय देकर एक कसौटी तैयार किया है। एक वाद था, इस वाद को अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, आर्टिकल 12 से संबंधित है। आर.डी. शेट्टी बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मामला। तो आर.डी. शेट्टी थे और ये इन्होंने केस किया था किसके ऊपर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ऊपर, ठीक है। तो उसी में क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, कसौटी बनाया था। तो वो कसौटी क्या है देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अन्य, तो क्या निकाय को एकाधिकार, तो उन्होंने क्या कहा, अर्थात हमारे जो न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहता है कि क्या निकाय को एकाधिकार प्राप्त है कि नहीं। तो यहाँ पे एकाधिकार का मतलब है कि हमारा जो, अगर हम किसी राज्य माने तो राज्य मानने के लिए अगर वो उस निकाय को, मतलब कह रहा है क्या निकाय को एकाधिकार प्राप्त है कि नहीं। अगर वो एकाधिकार प्राप्त किया है वो निकाय, तो उसको राज्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर एकाधिकार उसमें अंतर्गत नहीं है तो उसे राज्य की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगी। पहला कसौटी ये है, ठीक है। अगर एकाधिकार है तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा, अगर एकाधिकार नहीं है तो उसे क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है कि नहीं। अगर वो कोई संस्था, कोई ग्रुप ट्रस्ट, अगर ऐसा कोई संस्था, ग्रुप ट्रस्ट या विभाग है जो वित्तीय रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में, अर्थात उसमें भारत सरकार वित्त पोषित कर रहा है, तो उसे राज्य माना जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा। और तीसरा अन्य प्राधिकारी, मतलब तीसरा है प्रशासनिक नियंत्रण। अगर भारत प्रशासन के नियंत्रण में है वो चीज़ें, तो उसे क्या माना जाएगा, जैसे सेना हुआ, तो क्या सेना भी एक कसौटी है दोस्तों। तो ये सब कसौटियाँ हैं, क्या ये सब एक कसौटियाँ हैं। उसे हम राज्य माने कि ना माने, तो राज्य मानने के लिए
ये सब सारी कसौटियां हैं। तो अगर प्रशासनिक नियंत्रण है तो वो राज्य उसे माना जाएगा, चाहे वो कोई भी विभाग हो। सार्वजनिक महत्व, जैसे सार्वजनिक स्थल जो है, जैसे रोड, विमानपत्तन, अभी ये केस देखे सेट्टी बनाम भारतीय विमानपत्तन, ठीक है, इनसे संबंधित। तो जो सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं अगर ऐसे हैं तो उन पे वित्तीय रूप से भारत सरकार का नियंत्रण भी है और उनमें प्रशासनिक नियंत्रण भी है भारत सरकार का, और सार्वजनिक महत्व का भी है, तो उसे राज्य का स्थान हम देंगे। तो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी नियुक्त होंगे वहाँ पे अवसर का समता भी हम देंगे। राजकीय विभाग स्थानांतरित कार्य, जो राजकीय विभाग अपना कार्य करवाते हैं उसका स्थानांतरित भाग भी हमें देखते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं अन्न प्राधिकार के अंतर्गत। IFC, इंडियन फूड कॉरपोरेशन, ठीक है, इसी प्रकार से ISI, सेल, ONGC, AII, ठीक है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, CSIR, ICAR, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों क्या हैं, ये सभी हैं क्या, अन्य प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकार का अर्थात ये कोई ना कोई, जैसे वित्तीय रूप से नियंत्रण है, प्रशासनिक रूप से भी नियंत्रण है, या सामाजिक रूप से, या कोई ऐसा है। और किस रूप से जानते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा होता है अगर कोई व्यक्ति पत्रावली भी निर्देश जारी करता है तो उस व्यक्ति को भी राज्य माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि व्यक्तियों को भी राज्य माना जाता है। अगर ऐसा कोई किसी व्यक्ति के पास शक्ति प्राप्त है कि वो निर्देश जारी करता है, जैसे मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो अगर निर्देश जारी कर रहे हैं तो मंत्रालय का जो सचिव है उसे भी हम राज्य मानेंगे, क्या, जो सचिव होगा उसे भी हम राज्य का दर्जा देंगे। तो ठीक है, तो इसमें बात करते हैं इंडियन फूड कॉरपोरेशन दोस्तों। जैसे दोस्तों CSIR तो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट इंडियन रिसर्च, और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकार, इन सभी को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जैसे सचिव वचिव हुए, पुलिस उलिस, सभी को क्या हो दोस्तों, इन सभी को राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे सैनिक हुए, उन सभी को क्या, राज्य का दर्जा दिया गया, अर्थात वो राज्य के दर्जे के अनुकूल उन्हें माना गया है। आगे बात कर लेते हैं, कुछ वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण भी है। जैसे वैधानिक और पहला, जैसे वैधानिक प्राधिकरण देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसे भी राज्य का दर्जा माना गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, इसे भी राज्य का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय विधि आयोग, इसे भी राज्य का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इन सभी को ये सब वैधानिक क्या है, ये वैधानिक प्राधिकरण है। पूछता है कौन गैर संवैधानिक है, कौन वैधानिक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, वैधानिक अधिकार है। राष्ट्रीय महिला अधिकार वैधानिक है। वैधानिक उसे कहते हैं जो कोई कानून बना के पारित किया जाता है उसे वैधानिक कहा जाता है। गैर संवैधानिक कोई ऐसा विधि बनाया जाता है या कानून प्राधिकरण के तहत, तो उसे गैर संवैधानिक अंतर्गत रखा जाता है। तो इन्हीं सभी को राज्य माना गया है, और यहाँ पे आपरिस्ता नहीं कर सकते हैं आप, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार में जाके आपरिस्ता नहीं फैला सकते हैं, वहाँ किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे समता का अधिकार आपको सभी को देना पड़ेगा, वहाँ पे जीवन जीने की स्वतंत्रता और हर व्यक्ति के उपासना शैक्षणिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। नियुक्ति से संबंधित जो है वहाँ पे समानता देना पड़ेगा महिला से तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैर देख लीजिए, जैसे CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त, ये सब क्या है, ये गैर संवैधानिक है। और ये सब गैर संवैधानिक है दोस्तों, लेकिन इनको क्या माना गया है, इन्हें एक बॉडी माना गया है, राज्य माना गया है, मौलिक अधिकार का राज्य माना गया है, ठीक है, क्योंकि इनका प्रशासनिक रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में ये लोग हैं। इसी प्रकार से BBC वाला जो केस था दोस्तों, क्या BBC वाला को, तो और बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगा, अर्थात उसे भी राज्य की परिभाषा माना जाएगा। इसी प्रकार से जो BBCI था दोस्तों, ये मोनोपोलाजी नहीं अपना पाया, अर्थात इसे एकाधिकार नहीं था, क्योंकि इसे प्राइवेट बताकर राज्य के दायरे से दूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे राज्य की परिभाषा में समावेश किया है, ठीक है, क्योंकि इस पे जो नियंत्रण है दोस्तों, अगर कोई विदेशी मामला उत्पन्न होता है तो उसे भारत सरकार देखता है, तो इसलिए
जो है ये राज्य के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं मौलिक आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 13 में दोस्तों देख लीजिए क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे जो संबंधित शब्द हैं अभी हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिक के विरुद्ध के, राज्य के बारे अर्थात जो नागरिक है के विरुद्ध अगर कोई मौलिक अधिकार ऐसा आ रहा है, कोई ऐसा कानून आ रहा है, तो उसका अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षण की गारंटी देता है। कौन देता है? तो ये दोस्तों कौन देता है? आर्टिकल 13 देता है। ठीक है, यही आर्टिकल 13 देता है। तो यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किसी व्यक्ति के प्रति राज्य के अर्थात कोई किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए राज्य के विरुद्ध कौन मूल अधिकार का संरक्षण की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 13 देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसका शून्य अर्थात तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, उसे शून्य घोषित कर सकता है। इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता जांच कर सकता है, अर्थात न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। दोस्तों यही है न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति। अर्थात कोई ऐसा संसद कानून बना रहा है या विधानमंडल कानून बना रहा है कि वो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है दोस्तों? वो उसको शून्य घोषित कर सकता है उस विधि को। आगे बात करते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में एक एक करके क्या है इसमें। आर्टिकल 13 में निम्न उपबंध दिए गए हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 13 फर्स्ट में, इस संविधान के प्रारंभ के से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति सभी विधियों उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। क्या? अर्थात जो भाग 13 आर्टिकल 13 भाग 3 में दोस्तों, भाग 3 में जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं और उप अनुच्छेद दिए गए हैं, उन सभी में अगर कोई ऐसा संविधान निर्माण से पहले क्या कह रहा है, देख लीजिए, इसे ध्यान से पढ़िए। इस संविधान के, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी अर्थ समझ में आए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति सभी विधियों, क्या सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी। अर्थात जो विधि हमारे देश के आज़ाद या संविधान निर्माण के पहले बनी थी वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक ये इसका अनुसरण नहीं करेंगी। अर्थात मौलिक अधिकार का भाग 3 का अनुसरण अगर नहीं करेंगी वो विधियां जो पुरानी है तो वो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा ये आर्टिकल फर्स्ट कह रहा है, 13 फर्स्ट। 13 सेकंड में क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को क्या करता है? छीनता हो या न्यून करता हो। ठीक है, तो और क्या है? इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा शून्य हो जाएगी। ऐसा अगर कोई विधि बनाता है, ठीक है, संसद या विधानमंडल, तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 13(2) जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। आर्टिकल 13(3) में क्या कहा गया है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ठीक है, अन्यथा अपेक्षित ना हो, क्या क्या? जैसे विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा ऐसी कोई है और आर्टिकल 12 से संबंधित वो उसका हनन कर रहा है, जैसे छुआछूत संबंधित आदेश कोई है, वो मौलिक अधिकार विशेष या पिछड़े वर्ग SC ST वर्ग को वो हनन कर रहा है, तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके खा में 13 खा में क्या दिया गया है ये भी आप समझ लीजिए। इसमें प्रवृत्ति विधि, क्या? प्रवृत्ति विधि, जबकि इसमें इस शब्द में विधि का ही उपयोग किया गया। क्या? विधि का ही उपयोग किया गया। तो उस विधि में अध्यादेश, आदेश, उपनिवेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़, प्रथा आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई रूढ़, अधिनियम, विनिमय या आदेश पारित हो रहा है या प्रथा पारित हो रहा है, वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में
जो दिया है प्रविध विधि, ठीक है, के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या समक्ष अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे कोई ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में ना रहा हो। अर्थात ये पुराने कानून और विधि के बारे में बात कर रहा है। अगर पुराना कोई कानून इस प्रकार का हो जो हमारे संविधान में अभी बना है और उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 13 का 4 है दोस्तों। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, क्या इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। अर्थात इस अनुच्छेद इसके अंतर्गत ये शक्ति दिया गया है, क्या शक्ति दिया गया है, मौलिक अधिकार आर्टिकल 13(4) में कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं कर सकता है। तो और बात कर लेते हैं दोस्तों। वस्तुतः अनुच्छेद 13 का मूल अधिकारों का अधिकार स्तंभ है। यह न्यायालयों को वह शक्ति प्रदान करता है, क्या कौन सी शक्ति देता है दोस्तों, जिसके आधार पर मूल अधिकारों के असंगत विधियों को अवैध अर्थात शून्य घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकारों का प्रहरी किसे बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को। इन दोनों में सबसे व्यापक किसका है मूल अधिकार पे बहस करने का, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि इसी को ही सर्वोच्च बनाया गया है। और क्या क्या बात बताया गया है देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मूल अधिकारों का प्रहरी किसे बनाया गया है, तो न्यायालय को बनाया गया, उच्चतम न्यायालय को। न्यायालयों की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, दिमाग में इसे छाप लीजिए दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद से निकला हुआ है, तो आर्टिकल 13 से। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहाँ से मिलता है, तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 13 से, ठीक है। अब इसके लास्ट में दोस्तों हमने कहा था पहले ही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि लास्ट में एमसीक्यू को करेंगे। देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पीछे हमने बता दिया है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको दिमाग खुद भी लगाइएगा, हम साथ में पढ़ रहे हैं, आप अपने दिमाग में बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके बाद चारों ऑप्शन दे दीजिए। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि आप कितने कंठस्थता से या कितने ध्यान लगाकर इस पूरे लेक्चर को समझे हैं। तो भारत की राजनीति व्यवस्था के संदर्भ में मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तो ये हम स्टार्टिंग में जैसे ही बताए थे तुरंत वहाँ पे विशेषताएं गिनाए थे। तो देख लेते हैं पहला क्या है, मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने बताया था कि हाँ, इसे आर्टिकल 368 के तहत इसका संशोधन किया जाता है, तभी संशोधन माना जाता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट सही है दोस्तों। दूसरा दिया है, ये भारतीय संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त है, दोनों शब्द इनका प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो ये दोनों ये सही है, ठीक है। ये क्या है, सही है। ये आत्यांतिक नहीं है, अपितु इन पर युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। ये बात गलत है क्या दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो ये आत्यांतिक नहीं है, अपितु इन पर क्या युक्त निर्बंध लगाए गए हैं। तो ये भी बात सही है, क्या युक्त निर्बंध इन पे भी लगाए गए हैं मौलिक अधिकारों पर। चौथा दिया है, क्या कह रहा है चौथे में, ये अधिकार वे आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करती हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात चौमुखी विकास हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो चौथा है दोस्तों, 1 2 3 4 सभी सही है। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3, क्या भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दूसरे में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 तक क्या दिया है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 12 से 35 के बीच तक ऐसा उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 2 होगा, एक ही सही होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर।
अब बात कर लेते हैं, इसको मिलान करना है दोस्तों। उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से, अपृष्टता का अंत आर्टिकल 17 से, धर्म जात लिंग धर्म मूल वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? आर्टिकल 15 में है। और लोक नियोजन के अवसर में जो समता है ये 16 में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का चौथा है, तो इसमें ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। और देख लेते हैं, अब इसमें आर्टिकल 19 के बारे में बताया है, फिर भी हम यहाँ पे स्वतंत्रता थोड़ा बहुत बताए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सम्मिलित है, भारत में कहीं भी अबाध संचरण का अधिकार, तो ये देता है। संघ संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, सही है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, तो ये आर्टिकल दोस्तों 16 में दिया गया है, ये गलत है, ये आर्टिकल 19 में नहीं है। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार ये दिया गया है, तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। देख लेते हैं, ऑप्शन इसका तीसरा सही है। चौथा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन अधिकार वर्णित है, तो ये बात गलत है। दिमाग लगाइए, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, वो उसी में किसका उल्लेख किया गया है? संवैधानिक उपचारों का। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 26 में दी गई है, तो ये बात सही है। तो इस प्रकार केवल इसका 2 ही सत्य है आंसर, तो केवल 2 ही सत्य है। आगे सेना विधि या जो मटेरियल है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दिमाग में छाप लीजिए और इसे याद भी रखिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्वेश्चन है, सेना विधि या मार्शल लॉ, क्या इसे मार्शल लॉ भी बोलते हैं, सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों अगर मान लीजिए मार्शल लॉ लगा है, लॉ लगा है, या दोस्तों क्या या राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस समय संसद क्या करता है? संसद ही इनके अधिकारों को सीमित कर सकता है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं, आर्टिकल 19 और 21 को क्या दोस्तों, आर्टिकल 21 को ये कभी भी समाप्त नहीं कर सकता है। क्या आर्टिकल 21 को ये कभी नहीं समाप्त कर सकता है। ये कौन? तो संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो हाँ बात ये सही है। भारतीय संविधान पूर्व व संविधान पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा गारंटी देता है, तो बात सही है। हमने पहले भी बताया, चाहे वो विधि पहले बनी हो या संविधान के पश्चात बनी हो, तो उसे 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 में दिया गया है, वहाँ तक माना जाएगा जहाँ तक वो उस विधि अर्थात वो विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। तो इसका 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन या निर्वर्धन में कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा है, भारतीय संविधान में ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है जब मूल अधिकारों को निलंबन या निर्बाधित किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका के में भी दिया गया है, भारत में भी दिया गया है, तो ऐसा कह रहा नहीं दिया गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर होता है व्यवस्था है तो ये सही हो जाता, और इसका दूसरा सही है, केवल 2 ही इसका सही है दोस्तों, केवल 2 ही इसका सही आंसर है। अब आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? तो इसका ऑप्शन है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में दोस्तों ये निर्णय आया था। इस निर्णय में इस पीठ में कितने 13 सदस्य, क्या 13 जजों की पीठ ये थी, सबसे बड़ी, आज तक सबसे बड़ी पीठ कौन सी है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब में 11 सदस्यों की पीठ बनी थी। क्या 11 जज, इसमें 11 जज शामिल होते गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। और इसी में ही दोस्तों किसमें संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लेख किसमें किया जाता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, क्या इसे एकदम छाप लीजिए कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सर्वप्रथम उल्लेख किस वाद से होता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऐसा क्वेश्चन आता है।
और अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन है, भारत सरकार और संसद, राज्य के सभी सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकार। इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सही है दोस्तों, ठीक है। इसका सभी ऑप्शन सही हैं। अगर बहुविकल्पीय 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, तो उसमें 1, 2, 3, 4 सही वाला वही वाला सही होगा। स्थानीय प्राधिकार या लोकल अथॉरिटी से आशय उन व्यक्तियों से हैं जो कोई विधि बनाने या आदेश या अधिसूचना जारी और लागू करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। दूसरा है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को न्यायपालिका ने राज्य की परिभाषा में शामिल किया है, क्योंकि नियंत्रण है दोस्तों, किसका नियंत्रण है, भारत सरकार का है, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये आएंगे ही आएंगे। इसका दोनों सही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या राज्य है विधि बनाने या आदेश सूचना जारी करता है, तो उसे राज्य के अंतर अस्थायी अर्थात अस्थायी प्राधिकारी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन इसका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात आर्टिकल 13 के बारे में बात कर रहा है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है, तो केशवानंद भारती मामले में इसको आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया। संसद किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध या निर्बंध या आरोपित नहीं कर सकती है, तो ये भी बात सत्य है। 1 और 2 सत्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार का प्रहरी किसे बनाया गया है, तो सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को बनाया गया है। 1 और 2 इसका सही आंसर है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति अमेरिका न्यायपालिका की तुलना में कम है, क्योंकि तो भारतीय संविधान अमेरिका संविधान तुलना में बहुत लचीला है, इसलिए संसद संशोधन करके संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट और सीमित कर सकती है। दूसरा क्या है, अमेरिकी संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए न्यायपालिका की शक्ति मजबूत बनी रहती है। उपरोक्त कथनों में सत्य है, तो दोनों सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसका लास्ट है, तो इसको हम बाद में करेंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।